गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। कि यदि होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलता है, यदि होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलता है और वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से मिलता है, मींस कैपिटल प्रॉफिट में से वो मिलता है और होल्डिंग कंपनी उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल कर लेती है, तो उसका हम क्या करेंगे। दोबारा से रिपीट करता हूं, होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड मिला, प्री एक्विजिशन मींस कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी से, होल्डिंग कंपनी ने उसको क्या कर लिया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर लिया। देखा जाए तो हमने किया है कि जो कैपिटल प्रॉफिट होता है हमारा, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालने के लिए हम यूज करते हैं, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में हम उनको नहीं करते। यदि क्वेश्चंस में ऐसा बोल दिया जाता है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था और वो कंपनी ने क्या कर दिया, अपने प्रॉफिट में ऐड कर लिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में यदि इस टाइप की एरर आ गई तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके दो दो जगह उसका ट्रीटमेंट होगा। होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट है, हम उस प्रॉफिट में से वो अमाउंट माइनस कर देंगे डिविडेंड का, और जो अमाउंट हमने पे किया है, जो अमाउंट हमने पे किया है शेयर्स के लिए, उसमें से उसको माइनस कर देंगे, उसमें से उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों जगह से हमारी करेक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेक्टिफिकेशन कैसे होनी चाहिए थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिलेटिंग टू डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। इससे पहले एक पॉइंट दिया है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मींस रिवेन्यू प्रॉफिट में से यदि हमें मिला है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिवेन्यू प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू प्रॉफिट, तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में वो ऐड ही होगा, उसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से दे रखा है तो हमें वो करेक्शन करनी पड़ेगी। तो जो करेक्ट एंट्री हमें करनी चाहिए थी, हमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इन सब्सिडरी कंपनी, जिससे हमें पैसा मिला सब्सिडरी कंपनी से, वो हमें क्या मिला, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला बैंक के तौर पे। तो एंट्री हमने क्या कर दी, हमने बैंक तो रिसीव कर लिया, उस पैसे को प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया, उस लॉस को सॉरी उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये एंट्री हमने क्या कर रखी है, ये। तो यहाँ पे बैंक की एंट्री ठीक है, तो बैंक का कोई रोल ही नहीं होगा। आप लोगों ने एरर वाले क्वेश्चंस किए होंगे, एरर वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक करने का तरीका क्या था, जितने से वो गलत क्रेडिट या डेबिट होता है उसको रिवर्स कर देंगे। अब देखो हमारा ये गलत हुआ है ना, ये गलत क्रेडिट कर दिया हमने, अब हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू क्या कर देंगे, शेयर इन सब्सिडरी कंपनी। अब हम क्या कर देंगे, टू शेयर इन सब्सिडरी कंपनी हम यहां पे कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारी जो ये रॉन्ग एंट्री थी, ये जो प्रॉफिट में ऐड किए थे, ये इसको डेबिट करने से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, वहां से माइनस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर देंगे। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट में जो अमाउंट होता है, अमाउंट फेयर पेड फॉर 75% शेयर्स 12 लाख है, तो उस 12 लाख में से जितना हमें कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला है, वहां से उस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हमने 10 लाख रुपए हमने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे, हमने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे और उसी दिन हमें 1 लाख रुपए डिविडेंड मिल जाता है, तो हमारे लिए उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, 10 लाख रुपए या 9 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे, उसी दिन डिविडेंड, आज हमने शेयर खरीदे तो 1 साल के बाद डिविडेंड मिलेगा, नॉर्मल सी बात है ना। उसी दिन मिल रहा है तो वो कैपिटल नेचर का है। तो उसी दिन हमें 1 लाख रुपए डिविडेंड के तौर पे मिले,
तो उसकी कॉस्ट हम कितनी कहेंगे? 10 लाख रुपए पे कर दिए, साथ ही साथ डिविडेंड के तौर पे 1 लाख रुपए हमें वापस मिल गए, तो हम उसकी कॉस्ट 10 लाख नहीं कहेंगे, 10 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस करके 9 लाख रुपए उसकी कॉस्ट कहेंगे, और यही आएगा। माइनॉरिटी शेयर होल्डर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का सेम ट्रीटमेंट रहेगा। एक क्वेश्चन है हमारा 21, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां से और भी क्लियर हो जाएगा। 9,000 शेयर ऑफ एच लिमिटेड were acquired by H Limited for 13,65,000 on April 1st 2014। 1 अप्रैल 2014 को 13,65,000 के शेयर खरीदे गए। 9,000 शेयर कितने के खरीदे गए? 13,65,000 रुपए के। ऑन अप्रैल 1 2014 ऑन विच डेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड सो ए क्रेडिट बैलेंस 3,12,000। 1 अप्रैल को ईयर के स्टार्टिंग में जो बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस का वो 3,12,000 रुपए था। इन सितंबर, अब यहां से देखना, अब आएगा जो हमारा पॉइंट था। इन सितंबर 14 एस लिमिटेड डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अब यहां से देखो आप लोग, हमारे पास जो बैलेंस शीट है, हमारे पास जो ये बैलेंस शीट है ये 31 मार्च 2015 की है। तो यहाँ पे ये क्या लिखते हैं, सितंबर 2014 के अंदर जो 14-15 हमारा ईयर है, अप्रैल से लेके 31 मार्च 2015 तक, कि सितंबर 2014 में एस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10% फॉर द ईयर एंडेड। देखो कौन से ईयर का? 31 मार्च 2014 का। पिछले साल का डिविडेंड उसने कब किया है? सितंबर में। जो 31 मार्च 2014 तक का डिविडेंड था, 31 मार्च 2014 तक का जो डिविडेंड था वो अनाउंस कब किया गया? वो कब दिया गया? सितंबर में दिया गया 10%। क्लियर जी? तो एच लिमिटेड क्रेडिट दिस डिविडेंड टू इट्स स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि करंट ईयर में हम चल रहे थे, हमें कब मिला? ये पिछली साल का डिविडेंड हमें करंट ईयर में मिला, तो हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर दिया होल्डिंग कंपनी ने इसको। ऑन 31 मार्च 2015 द बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज अपीयर्ड एज फॉलो। तो उस कंपनी ने क्या किया कि सितंबर में ये मिला है, 14-15 चल ही रहा है, तो उसने अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में उसको ऐड कर दिया। वो था प्रॉफिट कब का? डिविडेंड कब का था? 31 मार्च 2014 तक का था, बट हमने 14-15 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 वाले में हमने उसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब बैलेंस शीट हमारी यहाँ पे है, इक्विटी शेयर है 100 रुपए का है, 30 लाख और 12 लाख रुपए। जनरल रिजर्व देखो 31/3/2014 है जी। 31/3/2014 का मतलब कि जो ये जो रिजर्व है ये स्टार्टिंग का है। एक ये जो रिजर्व है क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये 2014 का है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। 780 3,30,000 सरप्लस 960 और 390 इसका कुछ नहीं किया, कहा हुआ तो मींस 31 मार्च के दिन का प्रॉफिट है ये। ट्रेड पेबल 6 लाख रुपए, 4,50,000 एसेट्स में, मशीनरी 13 लाख रुपए, फर्नीचर 5,10,000, सॉरी हाँ जी 5,10,000, 3 लाख रुपए, गुडविल 2 लाख रुपए, 1,20,000, इन्वेस्टमेंट 9,000 शेयर इन एच लिमिटेड एट कॉस्ट 13,65,000 में खरीदा है। करंट एसेट इन्वेंट्री 1260 1380, ट्रेड रिसीवेबल्स 245 348, कैश एट बैंक 460 और 2,22,000। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। 9,000 शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे? देखो 12 लाख है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 100, एक शेयर 100 रुपए का है, 12,000 शेयर आ गई। परसेंटेज ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी 9,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई 100, 75% शेयर हमने क्या कर लिए? परचेज कर लिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट या करंट ईयर का प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट। तो क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना दिया हुआ है? 390। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 3,90,000। जर्नल रिजर्व का बैलेंस
31/3/2014 का है, करंट ईयर में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया। हम लेस क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस है जो हमारा, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,12,000 रुपए है। अब आप लोगों ने यहां से क्या देखना है, अब देखो यहां से ऐड कर दिया हमने डिविडेंड। डिविडेंड कितना आएगा, जो 10% दिया हुआ है, 12 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो हमने यहाँ पे ऐड डिविडेंड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये करंट ईयर में अनाउंस किया गया। ये कब किया गया अनाउंस, सितंबर 2014 में किया गया। पिछले साल का जो डिविडेंड था 2014 में उसको अनाउंस किया गया। तो जब ये 2014 में अनाउंस किया तो नॉर्मल सी बात है, करंट ईयर का प्रॉफिट चल रहा था, तो ये 1,20,000 ने करंट ईयर का प्रॉफिट कम कर दिया, क्योंकि डिविडेंड भी इसी में से दिया गया है। स्वाभाविक सी बात है, जो आप लोगों को ये बैलेंस दिखाई दे रहा है 390, तो इसी में से तो गया होगा, ये इसी में से गया होगा ना, इसमें से गया होगा ये, है ना। तो ये बढ़ गया, कितना हो गया, 1,20 हमने इसमें ऐड कर दिया, 5,10, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 3,12, कितना आ गया ये, 1,98। अब यहाँ पे मैंने इस डिविडेंड को यहाँ पे ऐड क्यों किया है, क्योंकि करंट ईयर में जो चल रहा था सितंबर में, उसी में से ये माइनस हो गया। बट ये माइनस कहाँ से होना चाहिए था, पुराने प्रॉफिट में से। 31 मार्च 2014, 1 अप्रैल को जो प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में से इसको माइनस होना चाहिए, बट करंट ईयर में से इसको माइनस नहीं होना चाहिए। इसीलिए करंट ईयर का प्रॉफिट ये जो 1,20 ने कम किया था, हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दिया जैसे पहले करते हैं। तो हमारे पास रिवेन्यू प्रॉफिट कितना आ गया, करंट ईयर का प्रॉफिट और रिवेन्यू प्रॉफिट 1,98,000। तो हमारी होल्डिंग कंपनी है, उसके प्रॉफिट में कितना पार्ट इसका ऐड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 1,98 है, 75% शेयर हमने परचेज किए हैं, ये आ गया। देन उसके बाद डिविडेंड हमें कितने मिले होंगे, अब टोटल डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ जी, 12 लाख के ऊपर 10%, 1,20,000। तो हमें कितना मिला होगा, हमें इसका कितना मिला होगा, 1,20 का 75% डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, टोटल था 1,20, 1,20 का 75% कर दो, कितना आ जाएगा, 90,000। तो इस 90,000 का हम क्या करेंगे, जो कैपिटल प्रॉफिट था, डिविडेंड हमें मिला, हमने अपनी कंपनी में ऐड कर लिया, तो ये जो 90,000 रुपए हैं, ये जो 90,000 रुपए हैं, ये हमारी कंपनी के प्रॉफिट में से, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से हम इसको माइनस कर देंगे। दूसरी बार जो हमारी ये पेड अप वैल्यू, ये अमाउंट हमने पे किया है, हमने 13.65 पे किया, साथ में 90,000 मिल गए, तो इसकी कॉस्ट वास्तविकता में हमें कितनी देनी पड़ी, 13.65 माइनस कर देंगे 90,000, माइनस कितना कर देंगे, 90,000 हम कर देंगे। नेक्स्ट है, ये आप लोगों को ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो वहीं से हम ऐड कर देंगे, ये पॉइंट भी अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व 3,30,000 दिया हुआ था 30/4/2014 का, ओपनिंग बैलेंस कितना था प्रॉफिट एंड लॉस का, 3,12। तो इस 3,12 में से प्रीवियस ईयर में डिविडेंड दिया जाना था, जो करंट ईयर में दिया गया, उस वजह से हम उसको वहां से माइनस उस टाइम नहीं कर पाए। तो अब दिया गया है तो उस ईयर के प्रॉफिट में से है, तो उस ईयर का प्रॉफिट हम यहाँ से माइनस कर देंगे। 3,12 में से 1,20 हम माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 1,92, 3,30 और 1,92, 5,22,000 हमारा क्या आ गया, कैपिटल प्रॉफिट आ गया। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल अब हम निकाल लेंगे यहां से। अब इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, अमाउंट यहां पे हम लोग लिखेंगे, अमाउंट पेड फॉर 75% शेयर्स कितना था, 13,65,000। उसमें से आप लोग क्या कर दोगे, लेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डिविडेंड, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डिविडेंड कितना था जी, 13,65 में से 90 माइनस का आप लोग कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12,75 आ जाएगा। तो आप लोगों को ना ये दिखाने की जरूरत है, फिर ना ये दिखाने की जरूरत है।
तो हमारा कितना आ गया, 1365 में से हमने 90,000 माइनस कर दिया, 12,75,000 रुपए आ गया। अब इसमें से हम लेस पेड अप वैल्यू 75% शेयर्स की कितनी आ जाएगी, 9 लाख। कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट कितना है जी, 5/22 का 75%, 391, 12,91,500, ये आ गया 16,500 माइनस में। 16,500 क्या आ गया, ये माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये कैपिटल रिजर्व है। ये क्या है, कैपिटल रिजर्व है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और नया आता है हमारा, इसमें हमारे जो क्वेश्चंस में गुडविल भी दी हुई है 2 लाख और 1,20,000 की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही क्वेश्चन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। तो हम क्या करेंगे, जो ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है 16,500, ये गुडविल में से हम इसको माइनस कर देंगे। स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने इसके फॉर्मेट को पढ़ा था। तो ये 16,500 हम गुडविल में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 12 लाख का 25%, 25% जनरल रिजर्व, 25% प्रॉफिट एंड लॉस। इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। दूसरा तरीका वही, कैपिटल प्रॉफिट का 25%, रिवेन्यू प्रॉफिट का 25%, पेड अप वैल्यू का 25%, दोनों से क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ये हमारी बैलेंस शीट आ गई है। शेयर कैपिटल वही आएगी 30 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या देखना है, रिजर्व एंड सरप्लस में आप लोग जाओ, जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व 780। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था जी हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस देखो 960 था। यहां पे आप लोग लिखोगे, यहां पे लिख लोगे 960 माइनस डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था, 90,000। तो आप लोग क्या कर दोगे, 960 माइनस 90 माइनस करके कितना आ जाएगा, 8,70,000। रिवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट कितना था जी, 1,48,500, 1,98 का 75% हमने किया था। तो ये हमारा ऐड कर दो। कैपिटल रिजर्व हमारा इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी साइड गुडविल शो की हुई है। जब गुडविल शो कर रखी है तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों को साथ साथ हम शो नहीं कर सकते। तो हमने क्या कर दिया, 870, 1,48,500, 10,18 और जर्नल रिजर्व का था 10,80, 17,98,500 माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने निकाल रखा था। ट्रेड पेबल दोनों का ऐड करके बैलेंस करके लिख दिया। देन उसके बाद टेंजिबल एसेट्स में हम चलते हैं। मशीनरी एक ही कंपनी की थी, 13 लाख रुपए। फर्नीचर दोनों कंपनी का ऐड कर लिया जी, 5, 10 और 3 लाख, 8,10,000 रुपए। गुडविल था जी एच लिमिटेड की 2, एच लिमिटेड की 1,20, 3,20 था। कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कितना आ गया, 16,500। क्योंकि अब यदि गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों ही शो हो रहे हैं, तो जिसका बैलेंस ज्यादा होगा, जिसका बैलेंस ज्यादा होगा वो उसको हम शो कर देंगे। यहाँ पे गुडविल का बैलेंस 3,20 है, कैपिटल रिजर्व का 16,500 है। तो ये 16,500 इसमें से माइनस करके 3,03,500 हम क्या कर देंगे, हमारी एसेट्स में लिख देंगे। इन्वेंट्री में दोनों कंपनी का 12,60, 13,80 ऐड कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल दोनों का ऐड कर दिया। कैश दोनों का ऐड कर दिया। तो इन सभी का ऐड करने के बाद हमारी ये बैलेंस शीट बन जाएगी 63,28,500 रुपए, इसका ये बैलेंस आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। आप लोगों ने असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है अपनी। उम्मीद करता हूं आप लोग साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी कर रहे हो। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट बनानी है। असाइनमेंट का जो आप लोगों का टॉपिक है, 2 असाइनमेंट आप लोगों ने बनानी है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये 2 के ऊपर आप लोगों ने अलग अलग से अपनी असाइनमेंट बनानी है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को।